अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। हमने इससे पहले पहले वाले लेक्चर में आइसोटोप्स को डिस्कस किया बहुत ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और ये नेचुरली कौन से ज़्यादा अबंडेंट हैं, मीन्स की ज़्यादा जो है ना ज़्यादातर नेचर में पाए जाते हैं, और कौन से हम जो है ना खुद प्रिपेयर करते हैं, आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हमने देखी थी। आज हम देखने जा रहे हैं कि आइसोटोप्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आज आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर, जो कि आप डेली लाइफ से आपकी जो है ना वो जुड़ी हुई हैं। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। Uses of isotopes. Following are the major fields in which isotopes have vast application. Vast का मतलब होता है बहुत ज़्यादा application है इनकी। सबसे पहला है रेडियोथेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, फैमिली में या कहीं गली मोहल्ले में आपने सुना होगा कि बहुत सारे बंदे जो है ना वो कैंसर का ट्रीटमेंट करवाते हैं। यानी कि आप सुनते होंगे कि उस बंदे का जो इलाज हुआ है वो शुआओं से हुआ है। ठीक है ना, उस बंदे का जो कैंसर का इलाज हुआ है वो शुआओं से हुआ है। तो केमिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि वो जो है ना उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियोथेरेपी बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो रेडियोथेरेपी बेसिकली क्या है, कैसे उसके अंदर हम ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे शुआएं जो है ना वो जो है ना वो कैसे शुआओं से इलाज करते हैं कैंसर का, वो देखते हैं। P32 एंड SR90। पी मतलब कि फास्फोरस, फास्फोरस 32 एंड स्ट्रोंशियम 90। ये दो आइसोटोप्स हैं, एक फास्फोरस का आइसोटोप्स है और एक स्ट्रोंशियम का आइसोटोप्स है। ठीक है, तो ये दो आइसोटोप्स हैं, इमिट बीटा रेडिएशन। ये जो दो आइसोटोप्स हैं, इनके अंदर से जो शुआएं निकलती रहती हैं नेचुरली, उनको हम बोलते हैं बीटा रेडिएशन। मैंने आपको पहले बताया था कि जो शुआएं निकलती हैं उनको हम अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, कुछ एलिमेंट, कुछ आइसोटोप्स अल्फा जो है ना वो रेडिएशन मतलब कि इमिट करते हैं, कुछ बीटा करते हैं और कुछ गामा करते हैं। तो ये जो दो हैं इनमें से बीटा रेडिएशन इमिट होती है, यानी कि बीटा रेडिएशन निकलती रहती है नेचुरली खुद ब खुद। एंड आर यूज टू ट्रीट स्किन कैंसर। ये जो दो आइसोटोप्स हैं इनके अंदर से बीटा रेडिएशन निकलती हैं, इमिट होती रहती हैं, और ये स्किन कैंसर के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर फर्ज करें किसी की बॉडी के ऊपर जो है ना वो कैंसर है, स्किन कैंसर है, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे है या कहीं पे भी, यानी कि बॉडी में कहीं पे भी है, यानी कि बाहर स्किन पे है, तो उसको जो है ना वो ट्रीट करते हैं इन दो जो है ना आइसोटोप्स, इन दो आइसोटोप्स से। ठीक हो गया, तो इंटरनली अगर कोई कैंसर है तो वो इन दोनों से नहीं करते। ठीक हो गया, उसका रीजन ये है कि बीटा रेडिएशन जो है वो क्या है, लेस पेनिट्रेटिंग है। लेस पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है कि अगर बाहर से आप इनको, यानी कि यहाँ पे शुआएं गिराएंगे अपने हाथ के ऊपर, तो ये बॉडी के अंदर तक नहीं जाएंगी, ये आपकी बॉडी के ऊपर ही जो है ना वो मतलब कि आप बॉडी के ऊपर तक ही जो है ना वो रिएक्शन करेगी, बॉडी के अंदर नहीं जाएंगी। इसका मतलब है लेस पेनिट्रेटिंग, यानी कि बॉडी के अंदर नहीं जाएंगी। इसके बाद ये दूसरा पॉइंट है। बेसिकली मैंने इनको पॉइंट्स में लिखा था कि आप लोग आसानी से याद कर लें। ये स्किन कैंसर के लिए ये दो आइसोटोप्स यूज होते हैं, ज़हन में रखिएगा। उसके बाद कोबाल्ट 60, ये कोबाल्ट 60 इज यूज्ड टू ट्रीट कैंसर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी बिकॉज द गामा रेडिएशंस आर हाईली पेनिट्रेटिंग दैट प्रोड्यूस फ्रॉम कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का आइसोटोप्स है जो कि अगर किसी बॉडी के अंदर, यानी कि कैंसर है, बॉडी के अंदर किसी जगह पे कैंसर है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या फिर यूज करते हैं, कोबाल्ट 60 आइसोटोप्स यूज करते हैं। तो इसके अंदर से जो रेडिएशंस निकलती हैं, जो शुआएं निकलती हैं, तो वो शुआएं जो है वो गैमा रेडिएशन है, उनको क्या बोलते हैं, गैमा रेडिएशन। और ये जो गैमा रेडिएशन है ये हाईली पेनिट्रेटिंग है। हाईली पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है कि अगर आप बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी की दूसरी साइड से पास कर जाएंगी। तो इस वजह से इनको बॉडी के अंदर ही यूज करते हैं, स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर यूज करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे कैंसर होता है वही टारगेट होता है, तो उसी टारगेट के ऊपर यूज करते हैं, बाहर से यूज नहीं करते। अगर बाहर से यूज करें तो बाहर वाली जो स्किन है उसको भी फिर जो है ना वो नुकसान पहुंचाएंगे, बाहर वाली स्किन जो है ना वो अलग से डैमेज हो जाएगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये बॉडी के अंदर जाके जहाँ पे कैंसर होता है वहीं पे जो है ना इसको क्या करते हैं, हिट करते हैं। आगे चलते हैं। ये जो है ना ये दो आइसोटोप्स, तीन आइसोटोप्स हैं, दो जो है ना वो स्किन कैंसर के लिए यूज हो रहे हैं और एक आइसोटोप्स जो है ना वो इनसाइड अगर कैंसर है तो उसके लिए यूज हो रहा है। तो जो आप अभी तक सुनते आ रहे हैं कि शुआओं के जरिए जो है ना वो कैंसर का इलाज करवाते हैं, तो वो ये वाला जो है ना ये वाले आइसोटोप्स यूज करते हैं उनके अंदर। ठीक है, यानी कि इन दोनों में से बीटा रेडिएशन निकल रही हैं और इसमें से गामा रेडिएशन। ये बेसिकली अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन ये आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आप लोग हायर लेवल पे जाएंगे। अभी जस्ट आप लोग इनका नाम जेहन में रख लीजिएगा। आगे दूसरा पॉइंट है ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर सम टाइम
इस तरह की डिजीजेज होती हैं, इस तरह की बीमारियां होती हैं जिनका पता नहीं चलता हमें। तो आइसोटोप यूज़ करके हम बीमारियों का पता लगाते हैं कि बॉडी के अंदर किस जगह पे बीमारी है, किस ऑर्गन में बीमारी है। हमारे हार्ट में बीमारी है, हमारे जो है ना आप कह सकते हैं कि स्टमक में है, इसके अलावा हमारे थायराइड ग्लैंड्स में है, कहीं भी बीमारी है वो हम पता करवाते हैं ये डिफरेंट जो है ना वो यूज़ करके। अब ये यूज़ कैसे करते हैं, ये मेडिसिन के अंदर यूज़ करते हैं। आइसोटोप्स ऐसे नहीं है कि कोबाल्ट 60 आइसोटोप्स है, ये बंदे को खिला दिया सीधा सीधा तो बंदे का जो है ना इस तरह ट्रेस हो जाएगा, ऐसे नहीं करते। बेसिकली डिफरेंट मेडिसिन होती हैं, उन मेडिसिन के अंदर मिक्स करके जो है ना वो क्या करते हैं, वो आइसोटोप्स जो है ना वो ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करने के बाद जो है ना वो ट्रेस करते हैं डिजीजेज को। पहला पॉइंट है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज्ड इन मेडिसिन टू डायग्नोज यानी कि पता चलाते हैं द ट्यूमर बोलते हैं कैंसर को, इन द बॉडी के अंदर अगर कैंसर है या कोई और बीमारी है तो उसको डायग्नोज करने के लिए क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को मेडिसिन के अंदर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल है नीचे दी गई हैं। आयोडीन 131 इज यूज टू ट्रेस गाइटर इन थायराइड ग्लैंड। बेसिकली थायराइड ग्लैंड जो है ना ये हमारे गले में जो है ना ये नेक में इधर यहाँ पे होते हैं, ठीक है, थायराइड ग्लैंड्स। अगर अक्सर आप लोगों ने सुना होगा ये जो देसी लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं कि गले पड़ गए यहाँ पे, गलड़ जिसे बोलते हैं, गलड़ वाली बीमारी, यानी गला सूज जाता है यहाँ पे अक्सर और दर्द होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, वो उसको बोलते हैं गाइटर, ठीक है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गाइटर। तो उस गाइटर की डिटेक्शन के लिए कि इस बॉडी के अंदर वाकई गाइटर है या कोई और बीमारी है, ठीक है, गला सूज जाए, गलड़ पड़ जाए, तो वो चेक करते हैं डॉक्टर के इस बॉडी इसके अंदर जो है ना वो वाकई गलड़ वाली बीमारी है या कोई और बीमारी है। उसको चेक करने के लिए, उसको डायग्नोज करने के लिए गाइटर को कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं, आयोडीन 131, ठीक हो गया। तीसरा है टेक्नीटियम इज यूज टू मॉनिटर बोन ग्रोथ। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ बच्चों के अंदर जो है ना हड्डियों की ग्रोथ नहीं हो रही, हड्डियां बढ़ नहीं रही होती, हड्डियां छोटी रह जाती हैं, किसी की बाजू छोटे रह जाते हैं, किसी की टांगें छोटी रह जाती हैं, एक टांग छोटी रह जाती है, एक बड़ी हो जाती है। तो समटाइम इस तरह की जो डिजीजेज होती हैं उनको चेक करने के लिए जो बोन से रिलेटेड है, हड्डियों से रिलेटेड है, वो टेक्नीटियम यूज करते हैं, ठीक हो गया। ये दो चीजें हो गई हमारी। इसके बाद तीसरा है आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। आर्कियोलॉजिकल बोलते हैं अक्सर कि हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट आप कह सकते हैं कि पुराने पुराने जो है ना वो खंडरात जो मतलब कि शो होते हैं, अक्सर जो है ना ये आपने मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की तहजीबें पढ़ी होंगी, ठीक है ना। तो ये जो इनकी मतलब खोज लगाते हैं, ये चीज़ें देखते हैं जो पुरानी हज़ारों साल बाद जो ज़मीन से छुपी हुई निकलती हैं, तो ये सारी चीज़ें आर्कियोलॉजी के अंदर आती हैं, ठीक है। इसके अलावा जियोलॉजिकल यूजेस, जियोलॉजिकल का मतलब होता है कि ज़मीन के अंदर कोई चीज़ें छुपी हों, फर्ज करें कोई ये जो मेटल निकालते हैं, ठीक है, सोना निकालते हैं, चांदी निकालते हैं, ये वाली जो मेटल्स निकालते हैं या वो डिफरेंट ओर्स होते हैं, उनका जो पता करवाने के लिए हम आइसोटोप्स यूज़ करते हैं, उसे हम वो जियोलॉजिकल यूजेस में आते हैं, ठीक हो गए। तो या फिर आप कह सकते हैं कि कोई और जो है ना ज़मीनी डिफरेंट कंडीशन चेक करने के लिए जो है ना हम आइसोटोप्स यूज़ करते हैं। तो पहला पॉइंट है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स एटसेट्रा। आपने अक्सर सुना होगा कि जो है ना ये जो डायनासोर्स हैं, ठीक है, कि ये हजारों करोड़ों साल पहले थे, आज नहीं है। तो मतलब कि साइंसदानों को कैसे पता चला है इनका कि आज से हजारों करोड़ों साल पहले डायनासोर्स थे। कुछ अक्सर ऐसे ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स का नाम लेते हैं साइंटिस्ट जो कि अभी नापेद हो चुके हैं और हमने देखी भी नहीं है, और साइंटिस्ट उनकी इवन की इमेजेस बना के दिखा देते हैं कि उनकी ऐसी जो तस्वीरें थी वो ऐसे थे, इतनी उनकी हाइट थी, इतनी लेंथ थी। तो वो कैसे बताते हैं, वो बेसिकली जो है ना वो क्या करते हैं, वो आइसोटोप्स यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज करके वो क्या करते हैं, जो पुराने फॉसिल्स हैं, फॉसिल बोलते हैं जो जमीन के अंदर चीजें जो है ना वो यानी कि आज से हजारों करोड़ों साल पहले नीचे दब चुकी हैं, ठीक है, डिफरेंट कंडीशंस की वजह से, सैलाब की वजह से आप कह सकते हैं, या अर्थक्वेक की वजह से, जलजिले की वजह से, या किसी और कंडीशन की वजह से जो है ना वो ज़मीन के अंदर दब चुकी हैं। तो अभी जो है ना वो मीन्स के थोड़ी बहुत जो ज़ाहिर होती हैं, तो उनको उनका पता लगाने के लिए जो है ना फिर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। तो पहला जो है ना वो ये चीज़ है कि जो है ना वो जो फॉसिल्स हैं एनिमल्स और प्लांट्स के, वो क्या करते हैं, हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स से उनका पता लगाते हैं, उनकी एज एस्टिमेट करते हैं, उनकी उम्रें बताते हैं कि वो इतने साल रहे थे, इतने साल जो है ना वो फलां इलाके में थे, इतने साल रहे थे, और इतनी उनकी एज होती थी, और इस टाइम में वो नापेद हुए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना साइंटिस्ट बताते हैं। आगे चलते हैं दूसरा रेडियो आइसोटोप्स डेटिंग। ये रेडियो आइसोटोप्स डेटिंग और ये कार्बन डेटिंग, ये दो डेफिनेशंस हैं, ये मस्ट कीजिएगा, ये पेपर में आ सकती हैं,
ठीक है। रेडियो आइसोटोप्स डेटिंग क्या है और कार्बन डेटिंग क्या है, ये मैंने मेन हेडिंग दी है इनकी, तो इनको मस्ट कीजिएगा। द रेडियो आइसोटोप्स डेटिंग क्या है, द डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। बेसिकली क्या होता है कि जो ये रेडियो आइसोटोप्स डेटिंग है, जो पुराने ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आज से हजारों करोड़ों साल पहले ज़मीन के अंदर दब चुके हैं, उनको जब निकालते हैं तो उनकी जो है ना उनके अंदर उनसे ना उनका उनमें चेक करते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं उनसे पता लगा के, यानी कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं उनकी हाफ लाइफ के ज़रिए जो है ना वो मैयर करके उनका क्या करते हैं, उनका पता लगाते हैं कि ये आज से हज़ारों करोड़ों साल पहले इनकी उम्रें क्या थी, ये कहाँ पे थे और ये कैसे एग्जिस्ट करते थे, ये सारी चीज़ें पता लगाते हैं। ठीक है, यानी कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप की हाफ लाइफ की बेस पे वो क्या करते हैं, वो जो ओल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी उम्रों का अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक हो गया। अगर कार्बन डेटिंग, द डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड फॉसिल्स कंटेनिंग कार्बन बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 इन देम इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग बेसिकली क्या है कि आपको पता है कि जितने भी एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, बेसिकली इनके अंदर जो है ना ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं सारी, ये प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन पे जो है ना वो मुश्तमिल है, कॉन्सिस्ट है। तो कार्बन बेसिकली कार्बन का एक आइसोटोप है 14, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। वो कार्बन 14 जो है ना वो आप कह सकते हैं कि उनके अंदर जो है ना वो होता है। तो उस कार्बन 14 जो है ना वो रेडियोएक्टिव आइसोटोप को यूज़ करके वो जितने भी पुराने प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका जो है ना मुआयना करते हैं, उनकी उम्रों का अंदाज़ा लगाते हैं। ये बेसिकली क्या है, कार्बन डेटिंग है। चौथा पॉइंट है केमिकल रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशंस। बेसिकली कोई भी आप केमिकल रिएक्शन कराते हैं, दो रिएक्टेंट का जब आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, जनरल सी मिसाल देने लगा हूँ। आप लोग जो है ना डिफरेंट जो है ना वो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं सालन बनाने के लिए, ठीक है, या कोई और डिश बनाने के लिए डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं शुरू में, यानी कि वो डिफरेंट चीज़ें डालते हैं और एंड पे आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनती है। या फिर आप जैसे कि चाय बनाते हैं, चाय में आप चीनी डालते हैं, पत्ती डालते हैं, दूध डालते हैं, उसके बाद जाके फाइनल आपके पास प्रोडक्ट तैयार होती है चाय। ठीक है, तो इस तरह बीच में कौन कौन से स्टेप हुए, ठीक है, चीनी ने चाय के साथ कैसे रिएक्शन किया, चीनी ने पत्ती के साथ कैसे रिएक्शन किया, और बीच में ये कौन कौन से स्टेप्स हुए, ठीक है, उसके बाद जाके प्रोडक्ट बनी। बेसिकली इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर जब आप दो डिफरेंट रिएक्टेंट का आप रिएक्शन करवाते हैं तो बीच में जो स्टेप्स आते हैं प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उन स्टेप्स को देखने के लिए कि कौन कौन सा स्टेप्स हुआ है, ठीक है, कौन कौन सा स्टेप्स हुआ है, और इन स्टेप्स में जो एलिमेंट है, जो प्रोडक्ट बन रही है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किससे डिटरमिन करते हैं हम, रेडियो एक्टिव आइसोटोप से। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड इन केमिकल रिएक्शंस टू डिटरमिन द मैकेनिज्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। मैकेनिज्म बोलते हैं कि जो जो स्टेप वो फॉलो कर रहे हैं उसको मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म को देखने के लिए और प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर देखने के लिए क्या यूज करते हैं हम, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करते हैं या रेडियो आइसोटोप यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देने लगा हूँ, बहुत ही आसान सी मिसाल है। होता क्या है कि जो प्लांट्स हैं बेसिकली ये क्या करते हैं कि सूरज की रोशनी में, जैसे ही सूरज की रोशनी पौधों के ऊपर पड़ती है तो कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस के अंदर बेसिकली प्लांट्स क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। अब प्लांट्स कैसे ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है, अब ये भी तो एक सवाल है ना कि प्लांट्स जैसे उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी तो प्लांट्स ने ग्लूकोज बना दिया, तो प्लांट्स कैसे ग्लूकोज बनाते हैं, वो सारा जो है ना स्टेप बाय स्टेप है, बहुत सारे स्टेप हैं बीच में, ठीक है ना, आप कह सकते हैं। तो वो स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो सारे स्टेप्स देखने के लिए और एंड पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो सूरज की रोशनी में क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, सूरज की रोशनी यूज करते हैं और क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है आप कह सकते हैं कि वो जो कार्बन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है यहाँ पे इसको हमने क्या किया, ये कार्बन 14 यूज किया। कार्बन 14 क्या है, एक रेडियो आइसोटोप्स है कार्बन का। तो कार्बन का रेडियो आइसोटोप्स कार्बन 14। वैसे कार्बन जो है ना वो नॉर्मली क्या होता है, कार्बन 12 होता है। ठीक है, जो नेचुरली 99% आप कह सकते हैं एग्जिस्ट करता है वो क्या है, कार्बन 12 है। लेकिन आपने क्या करना है, रेडियो आइसोटोप यूज करना है। तो रेडियो आइसोटोप क्या होगा, इसका कार्बन 14 जो कि बहुत कम मिकदार में, तो वो यूज करते हैं। जब वो यूज करते हैं तो आप क्या होता है कि आपको सारे स्टेप्स का जो है ना वो पता चल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैंने ऊपर स्टार लगाया हुआ है, स्टार का मतलब है ये कार्बन 14 है।
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस टू मेक ग्लूकोज। ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ग्लूकोज सिंथेसिस आर डिटरमाइंड बाय कार्बन 14। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है ना समझ लग गई होंगी। और पांचवा पॉइंट है हमारे पास एप्लीकेशंस इन पावर जनरेशन। अब बेसिकली क्या है कि पावर जनरेशन का मतलब ये है कि बिजली बनाना, ठीक है, यानी कि ये आइसोटोप्स यूज करके हम बिजली बनाते हैं। बड़ी अजीब बात है, बिजली बनाते हैं, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि कैसे बिजली बनती है। आपने सुना होगा कि पानी से बिजली बनती है, ठीक है। क्या बड़ा डैम होता है, डैम से ऊपर पानी नीचे गिर रहा होता है, नीचे टरबाइन लगी होती है, वो टरबाइन को जोर जोर से घुमा रही होती है। इस तरह जो है ना वो टरबाइन इंजन चलाती है, इंजन से बिजली बन जाती है, ठीक है ना। यही आपने सुना हुआ है ना कि डैम से जो है ना वो जिस तरह पानी से बिजली बनती है, ये आप लोगों ने सुना हुआ है। लेकिन आज आप देखेंगे इस चीज को कि हमारे पास जो आइसोटोप्स हैं उनसे हम बिजली बनाएंगे, रेडियो आइसोटोप से हम बिजली बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं आज। बेसिकली रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय कैरिंग आउट न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का थोड़ा सा बता दूं कि ये कौन से रिएक्शन होते हैं। हमारे पास जो बड़े एटम हैं, ठीक है ना, जिनके न्यूक्लियस में 92 या 92 से लेके 118 तक प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। जो बड़े एलिमेंट हैं यानी कि जिनके न्यूक्लियस में 92 से ज़्यादा प्रोटॉन होते हैं, या आप कह सकते हैं सॉरी हाँ 92 से ज़्यादा प्रोटॉन होते हैं। और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो तकरीबन होते हैं 150-200 न्यूट्रॉन होता है, ये 250 न्यूट्रॉन होते हैं उनके न्यूक्लियस में। उनके बड़े जो है ना वो साइज होते हैं एटम्स के। उन एटम को जो है ना हम तोड़ते हैं। जब एटम को तोड़ते हैं तो वहाँ से एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो वो जो एनर्जी है ना वो यूज करके हम बिजली बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखते हैं अगर। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यूरेनियम 235 इज बम्बार्डेड। ये जो यूरेनियम 235 है इसका आइसोटोप हमने कल पिछले लेक्चर में पढ़ा था। यूरेनियम 235 इज बम्बार्डेड बाय स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। द यूरेनियम न्यूक्लियस breaks up to produce barium 139 and krypton 94 and 3 neutrons along with energy। क्या होता है कि ये देखें यहाँ पे, ये मैं थोड़ा सा बनाने लगा। ये आपके पास है यूरेनियम 235 का एटम, ठीक है। ये बीच में क्या है, बड़ा सा न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसके अंदर 92 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है, 92 प्रोटॉन है, ये लिखे हुए, ठीक है। 235 में से 92 माइनस कर लें तो आपके पास न्यूट्रॉन भी आ जाएंगे। तो इतना बड़ा न्यूक्लियस है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन को हम इस तरह शो करते हैं। हमने न्यूट्रॉन की जो है ना वो सिंबल पीछे पढ़ा था कि इसके ऊपर चार्ज जो है वो 0 होता है और इसका एटॉमिक मास जो है वो क्या है, 1 है। तो ये क्या है, हमारे पास न्यूट्रॉन है। ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जब इसके ऊपर यानी कि यहाँ पे हम बम्बार्ड करवाते हैं तो क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन से को तो कुछ कहना नहीं है, जो बाहर इलेक्ट्रॉन है इसने सीधा जाके न्यूक्लियस को हिट करना है, ठीक है। जैसे ये न्यूट्रॉन इस यूरेनियम के न्यूक्लियस को हिट करेगा तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिशन रिएक्शन, जिसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल सॉरी एक बड़ा एटम जो है उसका न्यूक्लियस छोटे छोटे मजीद न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो जैसे ही इसके ऊपर पड़ेगा तो इसने टूट जाना है, इस न्यूक्लियस ने टूट जाना है। जब ये न्यूक्लियस टूटेगा तो हमारे पास एक बेरियम का बनेगा, ठीक है। बेरियम जो है ना इसके अंदर कितने हैं, 56 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, ठीक है। एक बेरियम का हमारे पास एटम बनेगा और दूसरा हमारे पास एक क्रिप्टॉन का एटम बनेगा। क्रिप्टॉन का एटम जो है ना वो थोड़ा सा छोटा होगा इस तरह। ये क्रिप्टॉन का एटम बना और साथ में इसके कितने प्रोटॉन है, 36 प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस में, और इसके न्यूक्लियस में 56 प्रोटॉन। ये 36 और 56 आप जमा करेंगे तो आपके पास 92 पूरे हो जाएंगे। ऊपर जो आपके पास ये एटॉमिक मास है ना ये भी आप अगर जमा करेंगे तो पूरा हो जाएगा। 139 प्लस 94 प्लस 3 न्यूट्रॉन है, ठीक है ना, इस वजह से 3 प्लस करेंगे तो आपके पास ये एटॉमिक मास भी पूरा हो जाएगा। इस तरह इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो आपके पास बताने का मकसद ये है कि यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटा, एक बेरियम का एटम बना, एक क्रिप्टॉन का एटम बना, साथ में 3 न्यूट्रॉन बने, ठीक है, और साथ में क्या निकली, एनर्जी निकली, ठीक है। यानी कि ये न्यूक्लियस टूटा इन दोनों में और 3 न्यूट्रॉन मजीद बने। ये 3 न्यूट्रॉन जब बने ना तो ये मजीद एक और एटम वहाँ पे होगा, उस एटम के ऊपर टारगेट करेंगे, मजीद वहाँ से 3 से 9 न्यूट्रॉन निकलेंगे। इस तरह न्यूट्रॉन बढ़ते जाएंगे और जो है ना वो यूरेनियम का रिएक्शन होता जाएगा आगे, न्यूक्लियर रिएक्शन जिसे हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन बोलते हैं, वो रिएक्शन होता जाएगा और वहाँ से यानी कि एनर्जी
बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, ठीक है ना। ये जस्ट एक एटम की मैं एनर्जी बता रहा हूँ, वहाँ पे अरबों खरबों जो है ना वो एटम होते हैं यूरेनियम के, ठीक है। तो वो अरबों खरबों एटम जो है ना वहाँ से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। तो वो एनर्जी क्या करते हैं, वो एनर्जी हम क्या करते हैं, द एनर्जी इज दिस एनर्जी इज यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। वहाँ पे बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह हम घरों में पानी जो है ना गर्म करते हैं ना डोल्स में, या अक्सर जो है ना वो आजकल तो हमारे पास हुआ है ना वो दूसरे, आप कह सकते हैं पानी गर्म करने के लिए जो है ना वो लगे होते हैं घर में हमारे। तो आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े ड्रम अक्सर जो है ना वो वहाँ पे इंडस्ट्रियों में होते हैं, जहाँ पे ये पावर जनरेशन जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वहाँ पे बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं। ये एनर्जी जो है ना उन बॉयलर्स के अंदर क्या होता है, वाटर होता है। तो ये एनर्जी जो है ना वहाँ पे क्या करते हैं, यानी कि उन वाटर को हीट करते हैं। वाटर को हीट करते हैं तो क्या होती है कि वाटर जो है ना वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। वो स्टीम से क्या करते हैं, वो स्टीम जो है ना आगे जाती है, फिर टर्बाइन को मूव करती है। टर्बाइन जो है इस तरह मूव करती है तो आगे आपके पास जो है ना वो बिजली बन जाती है। ये सिंपल सा जो है ना वो प्रोसेस है। तो बेसिकली क्या है कि रेडियो आइसोटोप्स कौन से यूज़ किया हमने, यूरेनियम 235, ये वाला आइसोटोप यूज़ करके हम जो है ना बिजली बनाते हैं। अब आप लोग खुद सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के अंदर मुतल्ला पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो यूरेनियम के ज़खायर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, अच्छे खासे ज़खायर हैं, बहुत ज़्यादा यूरेनियम निकल रहा है। तो बिजली जो है ना फिर भी 10-10 12-12 घंटे जाती है पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो है ना हमारे सोचने का मुकाम है कि इतना ज़्यादा यूरेनियम है पाकिस्तान के अंदर। और जो है ना इसके अलावा हमारी जो न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है, उसके नाम से आपने सुना होगा। तो वहाँ वो जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाले। इसके अलावा और चीज़ बता दूँ कि ये जो एटॉमिक बम बनते हैं या डिफरेंट चीज़ें बनते हैं, उनके अंदर इस तरह का जो है ना मटीरियल यूज़ करते हैं। लेकिन वो जो है ना एक अलग टॉपिक है, एक अलग अलग चीज़ें हैं वो। तो ये जो है ना बेसिकली पॉजिटिव सेंस के अंदर, यानी कि यूरेनियम का पॉजिटिव इस्तेमाल, ठीक है, यूरेनियम का पॉजिटिव इस्तेमाल हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बना के। इस तरह जो है ना वो कौम मिल्लत को जो है ना वो फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है ना वो यूजेस वाला एक बहुत ही मज़े का टॉपिक था आज, ये एंड होता है। तो इंशाल्लाह जो है ना हम आगे चलते हैं एक्टिविटी की तरफ। तो ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है, इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।